साथियों नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग कुसमायोजन को पढ़ेंगे, जो कि समायोजन का ही एक हिस्सा है। पिछले दो वीडियो हम लोगों ने समायोजन के पढ़े हुए हैं कि समायोजन की कल का जो वीडियो गया है वह है समायोजन की रक्षा युक्तियाँ, कि किन रक्षा युक्तियों को यूज़ करके हम अपने आप को समायोजित करते हैं। और जब ये रक्षा युक्तियाँ हमारा कार्य नहीं करती हैं या सही से हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या हो जाते हैं कि असमायोजित हो जाते हैं या कुसमायोजित हो जाते हैं। और बहुत से अन्य कारक भी हैं जो कि कुसमायोजन का कारण बनते हैं, जिनकी वजह से हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो कुसमायोजन कहें या असमायोजन कहें, ये होता क्या है कि जब हम अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि असमायोजित या कुसमायोजन कहते हैं। या एक तरीके से ये कहें कि जब हम अपनी आवश्यकताओं को वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या जब हम अपनी आवश्यकताओं को वातावरण में रह के पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, कुसमायोजन कहलाती है या असमायोजन कहलाती है। या जब हम वातावरण में अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, तो वो स्थिति भी क्या होती है, असमायोजन या कुसमायोजन होती है। ये बड़ी थोड़ी चिंताजनक स्थिति होती है, क्योंकि हमें इस समाज में ही रहना है, परिवार में रहना है और दैनिक जीवन में कार्य भी करने हैं, जीवन पथ पर आगे भी बढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में समायोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। और अगर हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम आगे समायोजित हो पाएँ। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है कुसमायोजन, कि कैसे एक बच्चा जो है वो समाज में या विद्यालय में या घर में या खुद अपने आप से समायोजन नहीं कर पाता है और कुसमायोजित हो जाता है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावी बनाते हैं समायोजन को, तो इन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इस पर एक गेट्स महोदय ने डेफिनेशन दी है कि कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में, व्यक्ति में और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। क्या? कुसमायोजन यानी जब हम और वातावरण, जब व्यक्ति और वातावरण के बीच में असंतुलन हो जाता है, तो क्या स्थिति आ जाती है? जब व्यक्ति और वातावरण के बीच में असंतुलन हो जाता है, तो स्थिति किसकी आ जाती है? कुसमायोजन की। या फ्राइड महोदय ने यहाँ कहा है कि जब इड और सुपर ईगो में असंतुलन हो जाता है, जब हमारे इड और सुपर ईगो में इदम और परा अहम के बीच में असंतुलन हो जाता है, तब भी जो स्थिति होती है वो किसकी होती है? कुसमायोजन की होती है। या जब इदम अहम और परा अहम तीनों के बीच में डिसबैलेंसिंग हो जाती है, जब अहम जो है वो इदम और परा अहम के बीच में बैलेंस नहीं बना पाता है, तब भी जो स्थिति होती है वो किसकी होती है? कुसमायोजन की होती है। यानी व्यक्ति जो है वो अपने आप को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है, कुसमायोजित हो जाता है। तो गेट्स महोदय की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच में असंतुलन का उल्लेख करता है। फ्राइड महोदय क्या कहते हैं कि जब इदम अहम और परा अहम के बीच में असंतुलन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? असमायोजन या कुसमायोजन कहते हैं। देखिए, कुसमायोजन की विशेषताएं, हम जैसे कोई व्यक्ति जो है कुसमायोजित हो गया अगर कोई व्यक्ति, तो कुछ उसकी विशेषताएं हैं जो झलकती हैं। वो क्या हैं? उसमें पहली दशा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ। जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पा रहा है वो या तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, यानी उसकी जो मेंटल क्षमता है वो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गई होगी, असंतुलित हो गई होगी, तो यह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। या शारीरिक रूप से कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। दूसरी चीज़, नकारात्मक सोच वाला, जो बंदा निगेटिव, हमने एक दिन पढ़ाया था आपको कि जो हमारी सोच है सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम हर जगह अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, और अगर हमारी सोच जो है वो नकारात्मक है तो अच्छे से अच्छी परिस्थितियों में भी हम समायोजन नहीं कर पाते हैं और कुसमायोजित हो जाते हैं। तो जो हमारी सोच है, यानी नकारात्मक जो सोच है, वो भी कुसमायोजन का कारण बनती है। अगला है
ईर्ष्या, द्वेष की भावना, यानी हमारे अंदर के जो संवेग हैं, जो हमारे अंदर की संवेगात्मक स्थिति है, हमारे अंदर के जो संवेग हैं वो भी कुसमायोजन के कारण बनते हैं। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या ज़्यादा है, हम दूसरों को देख के ज़्यादा जलते हैं, इसका मतलब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं और ना लोगों को करने देना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे समाज में आपको मिलेंगे कि जो ना खुद कुछ करना चाहते हैं और ना किसी दूसरे को कुछ करने देना चाहते हैं, है ना। हमेशा उनका कार्य यही होता है कि वो दूसरे की सक्सेस को देख के बड़ा परेशान होते हैं। मतलब वही कहने वाली बात कि अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है ना। तो ऐसी भावना होती है, काहे की ईर्ष्या की भावना होती है, द्वेष, दूसरे से गलत विचार रखते हैं। तो ये भी कुसमायोजन की एक विशेषता है, क्या, ईर्ष्या और द्वेष। अगला है कुंठा और निराशा। यदि हम जब कुछ कर नहीं पाते हैं, हमने कोई टारगेट, मान लीजिए हम टीचर बनने के लिए गए और टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी कारणवश हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जिसके कारण हमें अपना टारगेट बीच में बंद करना पड़ा। अब क्या है कि हम और दूसरा तैयारी कर रहा था, उसको देख करके हमारे अंदर द्वेष जनरेट होती है, उसको देख के हमारे अंदर कुंठा कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों कर लिया, है ना। निराशा जनरेट हो जाती है, ये भी कुसमायोजन की एक विशेषता है। अगला है आकांक्षा की कमी। सीधी सी बात है कि अगर आपके अंदर इच्छा है, मनुष्य जो है कैसा है, महत्वाकांक्षी प्राणी है। अगर आपके पास महत्वाकांक्षा है, अगर आपने टारगेट लगा कि यार मुझे कार लेना है, तो आप उसी ओर कार करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने टारगेट तो लगाया है, कम से कम आपके अंदर इच्छा तो हुई। और अगर आप सोचोगे नहीं कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप क्रियाशील भी नहीं हो पाओगे। हमने बताया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आपके पास आवश्यकता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर सोच नहीं होगी कि कोई कार्य करने का, तब तक आप कोई कार्य कर नहीं पाओगे। तो आकांक्षा की कमी कुसमायोजन की एक विशेषता है। अगला है मानसिक रोग, जो भी जैसे मिर्गी है, दौड़ा है, या अन्य जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो रोग होते हैं, मानसिक रोग जो हैं, वो भी कुसमायोजन की विशेषता होती है। देखिए अगला नंबर है बाधा देखकर घबराना। बहुत से लोग होते हैं, कोई समस्या आ गई, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, अलो अब ये कैसे होगा, अलो ये कैसे होगा, दूसरे लोगों से, 4 लोगों से पूछते हैं जा करके कि अलो ऐसी समस्या आ गई, उसका कैसे समाधान करें, एकदम परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग भी कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। अगला है असामान्य व्यवहार, जो चाहे घर हो, परिवार हो, विद्यालय हो, मित्र मंडली हो, हर जगह आप अगर दूसरों से भिन्न व्यवहार करते हो, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि अभी होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार में सभी लोग रंग गुलाल खेल रहे थे, एक दूसरे के यहाँ मिलने जा रहे थे। लेकिन आप क्या करो, मुझे रंगों से बहुत चिढ़े। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा, अरे मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, अरे मुझे ये ढोलक वोलक गाने वाने बिल्कुल पसंद नहीं है, अरे मुझे किसी के घर जाना पसंद नहीं। तो ये व्यवहार कैसा है, असामान्य व्यवहार है। ये इंगित करता है, ये संकेत देता है कि आप कैसे हो, असमायोजित हो या कुसमायोजित हो। आप समाज में समायोजन कर ही नहीं रहे हो, जबकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, हमारी सभ्यता है। और जब सब इसमें भाग ले रहे हैं, सदियों से लेते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज ले रहे हैं, तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम असमायोजित हैं। तो ये समायोजन की कुछ विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो बिंदु है वो है कुसमायोजन के कारण, कि आखिर कुसमायोजन होता क्यों है, ऐसे कौन से कारण हैं। तो उनमें पहला कारण है आपका, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है या कारण जो है वो क्या है, पारिवारिक कारण होता है। कि सबसे पहले हमारा जो बर्थ होता है वो किसी न किसी परिवार में होता है। तो सबसे प्रथम जो हमारे लिए होता है, या मनुष्य के निर्माण में जो प्रथम रोल निभाता है, वो क्या होता है, उसका परिवार होता है ना। परिवार से ही हम संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, नैतिक गुण, चारित्रिक गुण सब कहाँ से सीखते हैं, परिवार, उसके बाद समाज, है ना। तो पारिवारिक कारण। अब पारिवारिक कारण में देखिए, जैसे सौतेले माता पिता हों, अगर सौतेले माता पिता, या जब सौतेले माता पिता होते हैं तब भी जो बच्चा होता है वो कैसा हो जाता है, असमायोजित या कुसमायोजित हो जाता है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार होने लगता है। दूसरा कि अगर बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, अगर उसने कुछ कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये करना है, ये नहीं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अन्वेषणात्मक होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, और वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन माता पिता कैसे होते हैं, इतने ज़्यादा माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों के प्रति आश्रित होते हैं, या उन्हें इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वो बच्चों को कुछ करने नहीं देते। वो कहते बच्चे कहते हैं कि मम्मी मैं नहा लूँ, मैं अपने बाल बना लूँ,
मैं अपने कपड़े पहन लूँ, मैं खुद खाना खा लूँ, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप बच्चों को क्या बिल्कुल एक माटी का पुतला बना दे रहे हो, एक मशीन बना दे रहे हो कि जैसा आप चाहोगे वैसा चलाएँगे। तो उनकी जो इच्छाएँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, दमित हो जाती हैं, कुंठित इच्छाएं हो जाती हैं, आप उनको कुछ करने नहीं दे रहे हो। तो ठीक है, पारिवारिक में एक तो सौतेले माता पिता या पारिवारिक जो वातावरण है वो हिंसात्मक हो, मारपीट ज़्यादा हो, गाली गलौज होता हो, है ना, हिंसात्मक होता है, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो बच्चे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, असमायोजित हो जाते हैं। अगला कारण है सामाजिक कारक। समाज में अगर बच्चों की जो मित्रता है, मित्रता इसमें आता है मित्रता, अगर मित्रता यानी आपकी संगत, कहा जाता है कि सब संगत की रंगत होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी अगर मित्रता सही नहीं है, आपके मित्र सही नहीं हैं, तो भी आप असमायोजित हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, समाज का जो व्यवहार है कैसा है, अनुशासन वाला व्यवहार है या अच्छे नैतिक चारित्रिक गुण वहाँ विकसित किए जा रहे हैं, या समाज का भी व्यवहार कैसा है, हिंसात्मक हो या शोषण वाला हो, समाज ऐसा हो जो दूसरों का शोषण करता हो। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, इतने ज़्यादा धाराएं और कानून बन गए हैं कि आप शोषण नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले होता था, दास प्रथा होती थी, बंदी प्रथा होती थी। ठीक है, लोग इंसानों को गिरवी रख दिया जाता था। तो उस टाइम जो समाज का व्यवहार था वो कैसा था, या एक पूंजीवाद सुना होगा आपने, पूंजीवाद था। तो उस टाइम शोषण होता था समाज में। तो समाज भी एक कारक है जो कि कुसमायोजन क्रिएट कर सकता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। अगर उनकी जिज्ञासा की शांति ना हुई, जिज्ञासा की संतुष्टि ना होना, वो इतने प्रश्न आपसे पूछते हैं और आप जब उनका जवाब नहीं देते हो तो उनके जिज्ञासाएं जो होती हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक कारक होता है कि बच्चा जो है वो समायोजन नहीं कर पाता है। या भावनाओं का दमन हो जाए, भावनाओं का दमन, बच्चे अपने इमोशन ना दिखा पाएँ आपके डर की वजह से, भय की वजह से। ठीक है, कोई चाहे वो सामाजिक दबाव हो या पारिवारिक दबाव हो, माता पिता का दबाव हो, उसकी वजह से अपने भावनाओं को वो विकसित ना कर पाएँ, अपने भावनाओं का वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, या उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में भी कुसमायोजन हो जाता है। अगला है विद्यालयी कारण। तो विद्यालय में सबसे पहले शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार। ठीक है। दूसरी चीज़, पाठ्यक्रम कैसा है, शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, विद्यालय की गतिविधियाँ कैसी हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं कैसी हैं, प्रोजेक्ट वर्क कैसा दिया जा रहा है बच्चों को, गृहकार्य कितनी मात्रा में दिया जा रहा, कोई किसी प्रकार का प्रेशर तो नहीं है विद्यालय का। अगर है तो बच्चा कुसमायोजित हो जाता है। और अगर ये सब सही है, शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और आपकी जो पाठ पुस्तकें हैं उनका कंटेंट अच्छा है, शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं, पाठ सहगामी क्रियाएँ अच्छी हैं, तो ऐसी स्थिति में समायोजन होगा। अगर इनमें कहीं और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एक शिक्षक का और पेरेंट्स का जो मीटिंग होती है, मिलन होता है ना, शिक्षक और पेरेंट्स का जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसका ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे के अंदर समस्याएं आ रही हैं, किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे उनकी दैनिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं, या उनके अंदर के जो गुण हैं, नैतिक गुण जो डेवलप हो रहे हैं, जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उनमें शोधन के लिए, उनमें सुधार के लिए पेरेंट्स का और विद्यालय का मिलना आवश्यक है ना। तो विद्यालयी कारक जो हैं वो भी कुसमायोजन का कारण हो सकते हैं अगर गलत पद्धति अपनाते हैं तो। नेक्स्ट है कोई शारीरिक कारण। अब शारीरिक कारण देख लो, या तो कोई किसी प्रकार की विकलांगता है, हाथ की विकलांगता, पैर की विकलांगता, या कान में सुनने में कोई समस्या है, या आँखों में देखने में कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा असमायोजित हो जाता है। एक तो ये शारीरिक विकलांगता की बात हो गई। उसके बाद कोई शारीरिक बीमारी है, अगर लंबे समय से बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वो भी असमायोजित हो जाता है। बच्चे ही सिर्फ असमायोजित नहीं होते हैं, अच्छे वयस्क और यहाँ तक कि वृद्ध तक असमायोजित हो जाते हैं। इन कारकों की शारीरिक कोई कारण है या मानसिक कोई बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक कारक हो गया। अगर आप कोई शारीरिक विकलांगता है आपको, या जैसे बच्चे जो होते हैं भाषाई कोई समस्या अगर उनको आ रही है, जैसे बच्चे अगर तुतलाते हैं या हकलाते हैं, भाषा यानी वाणी संबंधी कोई विकार अगर उनको हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी
कुसमायोजन हो जाता है। अगला है मानसिक कारक। मानसिक रूप से अगर आप एक तरीके से किसी बीमारी से जूझ रहे हो, जैसे दौड़ा है या मिर्गी है या और भी सर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो आपको कोई समस्या है अगर, या आपके मस्तिष्क में कोई आघात पहुंचा है या मस्तिष्क में कोई भारी चोट लग चुकी है, तो ऐसी स्थिति में भी असमायोजन की जो चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है भाषाई कारण। जैसे क्या होता है कि कोई अदर स्टेट का, उत्तर प्रदेश का जो बंदा है वो अगर मध्य प्रदेश में जाता है, राजस्थान में जाता है, हरियाणा में जाता है, तो जहाँ हिंदी, क्योंकि ये सारे जो जिनका मैंने अभी नाम लिया है स्टेट का, लगभग वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। अगर ऐसी स्टेट में आप जाते हो जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, अगर ऐसी जगह हम जाते हैं तो हमें भाषा की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी कुसमायोजन हो सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण। अब जैसे संस्कृति है, हर स्टेट की अपनी संस्कृति है, हर कंट्री की, हर देश की अपनी संस्कृति होती है, तो एक सांस्कृतिक कारण भी होता है। जैसे अगर हम इस देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की बातचीत, वहाँ का जो नियम है, जो कानून है, वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में भी कुसमायोजन हो सकता है। नेक्स्ट है भौगोलिक कारण। कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, कोई पठारी क्षेत्र में रहता है, कोई रेतीली क्षेत्र में रहता है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। तो जब अगर हम लोग, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और हमें पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन जीने के लिए बोल दिया जाए, जहाँ 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अगर शुरुआत में जाएंगे, साल 2 साल 3 साल, तो हम वहाँ पर कुसमायोजित ही रहेंगे, है ना, यानी समायोजन नहीं कर पाएंगे। और अगर उनको यहाँ भेज दिया जाए तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो इतना अच्छा होता है, ऑल टाइम ठंड का मौसम रहता है, गर्मियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं। यहाँ भेज दिए जाएंगे तो बेचैन हो जाएंगे बेचारे। तो क्या है, भौगोलिक कारक जो होता है वो भी कुसमायोजन में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारक हुए। देखिए, कुसमायोजित व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं जिनको देख के समझा जा सकता कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वो कुसमायोजित है। तो देखिए कौन कौन से लक्षण है। जैसे हकलाना, तुतलाना, बाल नोचना। अक्सर देखा होगा कि बच्चे हैं या बड़े हैं क्लास, अपने बालों में खुजली करने लगते हैं, बाल नोचने लगते हैं या मुंह नोचने लगते हैं, इधर उधर हाथ करते हैं, तो ये भी एक लक्षण है। नाखून चबाना, है ना, उंगलियां चटकाना, पैर हिलाना, बैठे हैं कुर्सी पे पैर हिला रहे हैं या लेटे हैं पैर हिला रहे हैं। आक्रामक प्रवृत्ति, कुछ भी कहो एकदम तुरंत टूट पड़ते हैं। अगला, अत्यधिक चिंताग्रस्त, हमेशा टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहते हैं। और घृणा का भाव, हमेशा दूसरों को देख करके ईर्ष्या करना, जलना, उनसे कुंठित रहना, तो ये भी क्या होता है, असमायोजन के लक्षण होते हैं या कुसमायोजन के लक्षण होते हैं। हाँ, और बच्चे चिल्लाते हैं जोर जोर से, चिल्लाना, रोना, ये सब क्या है, या बेवजह हंसना, बेवजह हंसना, ये असमायोजन या कुसमायोजन के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुसमायोजन के प्रमुख तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है कि कुसमायोजन के प्रमुख तत्व जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं। पहला क्या है, तनाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। पहला क्या है, तनाव, डिप्रेशन। दूसरा है दुश्चिंता, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलिमा, क्या बोलते हैं, डिलिमा। ठीक है। तीसरा है भगनासा या कुंठा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। चौथा है दबाव, स्ट्रेस, दबाव को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और 5वां है संघर्ष या द्वंद्व, जिसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब देखो, हम समायोजन क्यों नहीं कर पाते हैं, ये 5 मानसिक तत्व हैं। कैसे हैं, मानसिक तत्व हैं ये, इनकी वजह से और हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। जिसमें पहला है तनाव। क्या है, तनाव। अब देखिए, तनाव होता क्या है, जब हम अपनी आवश्यकताओं, ठीक है, और प्लस वातावरण के मध्य संतुलन नहीं कर पाते हैं, तो क्या स्थिति जनरेट होती है, तनाव की स्थिति जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी 4 बजे की कोई ट्रेन है ना, और 4 बजे की ट्रेन तो आपका इंतज़ार नहीं करती है, आप स्टेशन पहुँचो या ना पहुँचो, वो तो चली जाएगी, है ना।
और होता क्या है कि हम अलार्म लगा के सोते हैं और उसके बाद भी अलार्म बजता रहता है और हमारी नींद इतनी गहरी होती है कि हम 4 बजे की ट्रेन है, हमने 3 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म बज गया, हम नहीं जान पा रहे, हम उठे तो पता लगा 15 मिनट रह गए हैं या 20 मिनट रह गए हैं कि अब उस 20 मिनट में हमको स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आवश्यकता है ट्रेन पकड़ना, आवश्यकता है ट्रेन पकड़ना, है ना। लेकिन जो हमारे साथ स्थिति हो रही है, हमारे पास समय नहीं है, हम आवश्यकता, समय और वातावरण के बीच में संतुलन नहीं स्थापित कर रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होता है जो कि कुसमायोजन का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी ट्रेन छूट जाती है तो हम उस टाइम कितने तनाव में होते हैं, और अगर घर आए किसी ने छेड़ दिया या क्या हुआ या पेरेंट्स की डांट पड़ने लगी, तो ऐसी स्थिति में वो तनाव का जो लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला जो रीज़न है वो क्या है, तनाव यानी डिप्रेशन, कि जब किसी चीज़ का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, कोई चीज़ हम चाहते हैं और उस चीज़ को हम समय पूरा नहीं कर पाते हैं, समय के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं, तो उस समय हमारे ऊपर एक तनाव की स्थिति पैदा होती है जो कि कुसमायोजन का कारण बनती है। अगला है दुश्चिंता। दुश्चिंता यानी कोई टारगेट हमने लगाया, मान लो हमें टीचर बनना था, एक टारगेट था कि हमें एक सरकारी शिक्षक बनना है, चाहे प्राइमरी का बने या जूनियर का बने। लेकिन अब मान लीजिए अकॉर्डिंग मेरी एज जो 35-36 साल हो गई है, या हम ओवर एज होते जा रहे हैं और वैकेंसी नहीं आ पा रही, या हमारा प्रदर्शन परीक्षाओं में ख़राब हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, एक दुश्चिंता हो जाती है ऑल टाइम एक चीज़ कि यार मैं मास्टर नहीं बन पाई, यार मैंने सरकारी जॉब नहीं ले पाई। तो ये एक चिंता जो होती है जिसको डिलेमा बोलते हैं, वो हमारे साथ हमारे मस्तिष्क में परमानेंट बनी रहती है। उसकी वजह से अगर हम घर में रहें तो पेरेंट्स से समायोजन नहीं कर पा रहे, अगर हम मित्रों के साथ हैं तो भी मेरा मन नहीं लग रहा है, अगर हम कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें तो मास्टर बनना था, हमें तो सरकारी जॉब करनी थी, या तो हम क्षतिपूर्ति कर लें, कल मैंने पढ़ाया था रक्षात्मक युक्त का यूज कर लें, या तो हम क्षतिपूर्ति कर लें कि अगर हम सरकारी अध्यापक नहीं बन पाए हैं तो चलो हम कोई बिजनेस या व्यवसाय कर लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, दुश्चिंता का शिकार हो रहे हैं हम लोग, डिलेमा का शिकार, जिसमें परमानेंट आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता रहेगा आपके टारगेट से संबंधित। ये भी आपको समायोजन नहीं करने देता है और हम असमायोजित हो जाते हैं। अगला जो तत्व है वो है भग्नाशा। भग्नाशा, भग्नाशा का मतलब क्या होता है, जो आशा भग्न हो गई हो, है ना, जो आशा भग्न हो गई हो। भग्न मतलब क्या हो गई, टूट गई हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसमें दुश्चिंता में कि हमारी आशा थी कि हम सरकारी शिक्षक बने, सरकारी शिक्षक बने, ये मेरी क्या थी, आशा थी। लेकिन प्रयास करने के बाद भी कहीं हमारी तैयारी में कोई चूक रह गई होगी या जो भी रहा हो, हमारी वो आशा जो है वो भग्न यानी टूट गई। तो ऐसी स्थिति में भी हम किस भग्नाशा कहें या कुंठा कहें, हम अंदर यानी जो चीज़ हमारे अंदर है, कोई विचार हमारे अंदर है लेकिन हम उस विचार का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अंदर अंदर कैसे हो जाते हैं, कुंठित। या तो हम उस चीज़ को निकाल दें, जैसे जब हमारे ऊपर तनाव बढ़ता है तो हम कैसे हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और जैसे मान लीजिए हमें गुस्सा आई तो हम किसी दूसरे को कुछ कहने लगते हैं या अपनी गुस्सा किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर निकाल देते हैं जब तनाव का लेवल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो ये कुंठा होती है, इसमें क्या होता है कि हम अपनी गुस्सा जो है वो किसी के ऊपर निकाल नहीं सकते हैं, हमने जो चाहा वो हमें मिल नहीं पाया है। अब हम दुश्चिंता के शिकार भी हैं, डिलेमा के शिकार भी हैं, और इधर जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने नहीं कर पाते हैं, जब हम अपना क्रोध या गुस्सा किसी के सामने नहीं निकल पाते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए वो भी मुझे नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हम किसका शिकार हो जाते हैं, कुंठा का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसे में भी आप अपने आप में मस्त रहते हो, किसी दूसरे स्थिति से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप वातावरण के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हो। अगला है दबाव। दबाव हमारे ऊपर कब जनरेट होता है, जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है, कोई वैकेंसी आई, समय कम है, कंपटीटर ज़्यादा हैं, और आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि, यानी एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम जो प्रेशर होता है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी है, ठीक है। तो ये स्थिति क्या होती है, दबाव की स्थिति होती है। या जैसे कहते नहीं कि घर की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ज़्यादा हैं लेकिन हमारी जो सैलरी है वो कम है, या समाज में हमारा जो व्यवहार है वो कम है, हमें आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे ऊपर क्या होता है कि एक
दबाव महसूस करते हैं, हम लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब किसी चीज़ का बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो वही होती है सेम कंपटीशन में कि कंपटीटर इतने ज़्यादा होते हैं, वैकेंसी इतनी कम होती हैं कि हम लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी असमायोजन हो जाता है। अगला है संघर्ष या द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व क्या होता है। द्वंद्व होता है दो सकारात्मक विचार, दो या दो से अधिक सकारात्मक विचार या दो या दो से अधिक नकारात्मक विचार के बीच में हमें कोई एक चूज़ करना है। जैसे हम कोई अगर कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो दो ड्रेसें हमें पसंद आ जाती हैं, मान लीजिए कि ये, अब हम ये लें कि ये लें, ये क्या होता है हमारा द्वंद्व होता है, इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या जैसे दो वैकेंसी आ रही है, प्राइमरी की आ रही है, जूनियर की आ रही है। अब हम सोचते हैं अगर जूनियर की वैकेंसी देखते हैं तो उसमें वेतन बहुत अच्छा है लेकिन पद कम है। अगर हम प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो प्राइमरी में वेतन कम है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने तो अगर दोनों वैकेंसी एक साथ आती हैं तो हमारे सामने क्या होता है, द्वंद्व होता है। दो या तो सकारात्मक वस्तुओं को चूज़ करने में आपके सामने द्वंद्व हो जाएगा, या दो नकारात्मक स्थितियां हैं, जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है और ना ही आपका घर के काम करने में मन लगता है। ऐसी स्थिति में घर वाले कहते हैं या तो पढ़ो और या तो काम करो, तो आपके लिए आप दोनों ही नहीं करना चाहते हो, तो भी द्वंद्व है कि हम पढ़ने लगे या हम काम करने लगे। जब दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो या दो या दो से अधिक विचारों में से कोई एक विचार सिलेक्ट करना हो तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। तो ये कुसमायोजन के प्रमुख तत्व थे जिनके कारण, इनका ये कैसे तत्व हैं, मानसिक तत्व हैं, मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, जिनकी वजह से भी हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। इनमें से ये चीज़ जब बढ़ेगी, ये नकारात्मक होते हैं, ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो आप समायोजन नहीं कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। जितने लोग वीडियो देखते हो कम से कम अगर लाइक करते हो, हम देखते हैं कि शाम तक अगर 65 लोगों ने या 100 लोगों ने वीडियो को देखा है तो लाइक को 12-13 हो, केवल एक बटन दबाना है। उम्मीद करते हैं आप लोग दबा देंगे और मेरा सहयोग कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।